डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। हम इन दोनों लॉज को भी पढ़ेंगे और इनके साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे और फिर आखिर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपने हल करने हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे पास सेल जो हैं वो बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेल मौजूद है और यहाँ पर एक सोल्यूशन मौजूद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट AC इसको डिज़ोल्व किया हुआ है, जो सोल्यूशन में आने के बाद A नेगेटिव और C पॉजिटिव यानी कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है एक केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। इसके मुकाबले में जो गैल्वानिक सेल होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो बुनियादी तौर पर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हम कह सकते हैं वर्क करते हैं। चूंकि हमने फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है तो इसलिए हमें बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ शुद्ध बुद्ध होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये यहाँ पर आके डिस्चार्ज हो जाते हैं। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ एनोड के ऊपर ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन बैटरी से गुजरने के बाद, चूंकि बैटरी पावर लगाती है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से पास करके दूसरी साइड पे लेके चली जाती है। दूसरी साइड पे यहाँ से जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैथोड के ऊपर जाके उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ग्रैब कर लेता है और कैथोड के ऊपर ही जमा हो जाता है। यहाँ पर मास जो है वो लिबरेट होता है, अगर गैस हो तो वो यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये बुनियादी प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो ये थी कुछ बुनियादी सी बात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कि वो किस तरह से काम करता है। तो अब हम शुरू करेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ मैं फेराडे की थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगा। फेराडे 18th सेंचुरी का बहुत ही अजीम साइंटिस्ट, ये दो नामों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फेराडेज जो है इंडक्शन के ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट, और इसने बेंजीन को भी डिस्कवर किया था। तो इसको अजीम साइंसदानों की फहरिस्त में भी टॉप पर रखा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। तो पहला लॉ है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो ये बात समझाने के लिए मैं एक दफ़ा वापस उसी स्लाइड पे जाऊंगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ मास लिबरेट हो रहा है कैथोड के ऊपर, तो ये जो मास यहाँ पर लिबरेट होता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आप पास कर रहे होते हैं। जितना चार्ज आप पास करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर कैथोड के ऊपर मास लिबरेट होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं मास यानी डिपॉजिटेड जो कैथोड के ऊपर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने बदल दिया इक्वालिटी में। Z जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हम जानते हैं चार्ज जो है वो बराबर होता है करंट और टाइम के प्रोडक्ट के। तो हम इसको उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो रिफाइन होकर इस शक्ल में आ जाएगी, m = ZIT। अब यहाँ पर Z जो कांस्टेंट है वो बराबर होता है E/F। E से मुराद जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और F से मुराद जो है वो फेराडे। ठीक है, इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ Z की जगह पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी m = EIT/F। E जो है जैसे मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हैं। और ये बराबर किसके होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, मैं आपको मिसाल से इसको समझाता हूँ, लेकिन पहले हम E की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख देते हैं। m = मोलर मास डिवाइडेड बाई x, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ये x है, 1/f I × t। अब यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो E है ये क्या चीज़ होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेब किए और ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो गया। तो इसका E किसके बराबर होगा, इसका मोलर मास जो है वो 40 होता है। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेब किए हैं, यहाँ इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 20 जो हमारे पास आ गया, ये इसका E बनता है, किसका, कैल्शियम का। तो अब आपके जहन में आ गया होगा कि फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो चलें इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पीयर करंट इज यूज्ड फॉर 1.5 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई जो हमने पिछले स्लाइड के ऊपर डिराइव की थी। अब यहाँ पर हम कॉपर को देखेंगे। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रैब करता है और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोलर मास कॉपर का होता है 63.5। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए यहाँ पर वो 2 हैं, तो हम 2 यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ये 1 आ गया। और F जो है ये फेराडे कांस्टेंट है। फेराडे कांस्टेंट क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट बुनियादी तौर पर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो चार्ज होता है।
तो आप इसकी वैल्यू कैसे डिराइव कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। उसको अगर आप एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 96,500, रफली ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ फेराडे कांस्टेंट हमने इंसर्ट कर लिया। आगे आई जो करंट पास हुआ है वो कितना है 5 एम्पियर, 5, और टाइम कितना है जी 1.5 आवर। टाइम को आपने सेकंड्स में लेना है, तो 1.5 विद 60 तो ये मिनट्स आ जाएंगे, फिर 60 के साथ ये सेकंड्स में आ जाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास जो डिपॉजिट होगा वो होगा 8.9 ग्राम। एक तो आप इस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो है वो यूनिटरी मेथड कहलाता है, उसको भी आप देख लें, वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कापर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कापर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आप गौर करें 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल कापर मेटल हमें दे रहे हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फेराडे चार्ज जो है वो 63.5 ग्राम कापर जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है। याद रखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे के बराबर होता है और 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फेराडे के बराबर होते हैं, और फेराडे का चार्ज मैंने आपको बता दिया 96,500। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 फेराडे को हम लिख सकते हैं 2 × 96,500 कूलम इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि 1 कूलम जो है वो कितना मास रिलीज करेगा। अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पर 1 कूलम जब निकालना हो तो 63.5 इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 63.5 डिवाइडेड बाई ये चीज़, और हमारे पास ये ग्राम आ जाएंगे कि 1 कूलम जो है वो हमें कितने ग्राम देगा। तो हमारे पास कितने कूलम थे? अब पहले तो हम कूलम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कूलम कितने बनते हैं, यानी चार्ज कितना बनता है, क्योंकि यहाँ करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हम करंट और टाइम को मिला के चार्ज निकालेंगे। एक चार्ज हमें इतना मास दे रहा है, तो यहाँ जो इक्वेशन में दिया गया है वो कितना चार्ज बनता है और वो कितना मास हमें देगा। तो ये हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे। अब आप देखें 4, 1.5, 60, तो टोटल चार्ज जो पास हुआ यहाँ पर इस केस में वो बनता है, तो ये हमारे पास चार्ज बन जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं, अगर 1 कूलम इतना देता है तो इतने कूलम हमें कितना देगा, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो हमारे पास इस साइड पे आई हुई है। तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं और ये वाला डायरेक्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फेराडे के दूसरे लॉ की तरफ, फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। Faraday's law of electrolysis states that if same amount of electricity is passed through different electrolytes, then the amount of substance deposited at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalents. यानी अगर हमारे पास मुख्तलिफ सॉल्यूशंस पड़े हुए हों और उनमें एक जितना चार्ज, ऐसे समझ लें हमारे पास यहाँ 2 सोल्यूशन हैं, एक कापर का है और दूसरा हमारे पास जिंक का। दोनों को एक ही बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पर सीरीज में ये कनेक्टेड है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो एक जितना करंट, एक जितना चार्ज जो है वो पास होता है, तो दोनों को एक जितना चार्ज मिल रहा है। कापर कितना डिपॉजिट होगा और जिंक कितना डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? लॉ ये कहता है कि ये डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलें हम इसको देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला लॉ हमने पढ़ा था, जिसमें अगर हम जिंक के हिसाब से लिखें फर्स्ट लॉ को, तो हम लिख सकते हैं m जिंक इज इक्वल टू ZQ, और कापर के लिए हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो Z होता है उसकी वैल्यू E/F होती है। आप पिछली स्लाइड पे देख सकते हैं, हमने Z की वैल्यू E/F लिखी थी, तो दोनों के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि मास ऑफ जिंक को मास ऑफ कापर के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। तो मास ऑफ जिंक को मास ऑफ कापर के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। इसको चूंकि डबल तकसीम है, इसको हम जब रिफाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन बिल्कुल शॉर्टेंड होकर इस शक्ल में आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मास ऑफ जिंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक और मास ऑफ कापर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कापर। तो हम शॉर्ट लिख सकते हैं, यानी सेकंड लॉ को हम लिख सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट मास जो है उसका डिपॉजिट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की शक्ल आ गई। ठीक है, तो एक जितना करंट आप पास करेंगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट में आपको कैल्शियम के केस में बता चुका हूं। अब यहाँ इसके ऊपर बेस्ड हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इक्वल सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड कॉपर सल्फेट। इफ 12 ग्राम ऑफ H2 इज लिबरेटेड, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो अब यहाँ पर हम लेंगे सेकंड लॉ की इक्वेशन और इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। हाइड्रोजन का जो मास लिबरेट हुआ है वो है 12 ग्राम, कापर का हमें पता नहीं है। अब जो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 1, कापर का कितना होगा? कापर का 31.75। याद रहे कि कापर का जो मोलर मास होता है वो होता है 63.5। तो 63.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कापर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड, उस मास को इलेक्ट्रॉनों से डिवाइड करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कापर की 381। तो आप दूसरा यूनिटरी मेथड यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट ला है हमारा m इज इक्वल टू ZQ, और यहाँ हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। 2 मोल
इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन बनेगी। दूसरे लफ्ज़ों में 2 फेराडे चार्ज 2 ग्राम हाइड्रोजन देगा। इसका मतलब है टोटल चार्ज कितना बन गया इस साइड पे, जो ये बन गया एवोगाड्रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ग्राम हमारे पास यहाँ गैस रिलीज हुई। तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम गैस के लिए जो चार्ज हमें रिक्वायर है वो इतना रिक्वायर है। तो 12 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर होगा, तो 12 ग्राम के लिए हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू आएगी, इतना चार्ज चाहिए होगा। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर E जो है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। E इक्विवेलेंट वेट जो है वो इतना बनता है। चार्ज जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया, ये चार्ज आ गया हमारे पास 96 इधर भी 12, क्योंकि 2 तो कट जाएंगे, और F की वैल्यू ये आ गई। तो मास हमारे पास कितना बनता है 381 ग्राम। तो गोया आप ये वाली इक्वेशन से भी कर सकते हैं और ये जो यूनिटरी मेथड है उससे भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपने वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, पहले इसको सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है कि आपके पास जवाब क्या है। सवाल है चार्ज ऑफ 1 फेराडे डिपॉजिट्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस और 1 MU ऑफ सब्सटेंस। पहले हल करना है फिर मुझे बताना है। चलिए मैं अब बता देता हूँ आपको कि जवाब क्या बनता है। M इज इक्वल टू ZQ। आपके पास जो भी जवाब आया था वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख लेना है। M इज इक्वल टू ZQ, ये हमारी पहला लॉ है। हम जानते हैं Z जो है E बाय F के बराबर होता है, तो हम अपनी इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ज ऑफ 1 फेराडे डिपॉजिट्स, चार्ज कितना पास किया हमने, यानी 1 फेराडे, तो हम लिख सकते हैं Q जो पास हुआ वो 1 फेराडे के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में चार्ज की जगह पे पहले तो हमने Z की वैल्यू यहाँ पर रख दी, अब उसके बाद जो है चार्ज जो बन रहा था उसकी जगह पे F रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। तो इसका मतलब है कि हमारे इन ऑप्शंस में से जो थर्ड ऑप्शन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ये बनता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये जरा थोड़ा सा मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। आप देखें, आपसे पूछा जा सकता है कि Z क्या चीज़ होती है, वो तो हम देख चुके हैं कि ये कांस्टेंट होता है इस इक्वेशन में, लेकिन इसको डिफाइन भी हम कर सकते हैं। जब आप 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे यहाँ पर 1 फेराडे चार्ज, यानी Q की जगह पे 1 पुट कर लें तो मास किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जब 1 फेराडे चार्ज या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पास करेंगे सोल्यूशन में से, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। आपने इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपसे जो मैंने सवाल पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में आपने हल करना है, मुझे बताना है आपके पास क्या जवाब आया था।